ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶ್ರಮಿಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ರಾಹುಲ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಡೆದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. अनलॉक वन से क्या उम्मीद करी जा सके? अगर देखा जाए तो अभी भी जो है कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. बड़े बड़े शहरों में, काफ़ी सारे प्रदेशों में ये तेज़ी से बढ़ रहा है. मृतकों की संख्या ऊपर हो रही है और हम अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं. तो इस अनलॉक 1 से सरकार से जनता क्या अपेक्षा रखे? देखिए, ऐसे आइसोलेशन में मुझे लगता है मैं जवाब दूंगा तो जनता को समझने के लिए थोड़ी तकलीफ आएगी. मैं आपको कोरोना के खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में जो रणनीति बनी और भाजपा सरकार लड़ी, इसके लिए थोड़ा डिटेल बात करना चाहता हूं. मोदी जी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू, घंटी बजाओ, दिया जलाओ और कोरोना वॉरियर का सम्मान कर कर देश की जनता को एक साथ जोड़ने का काम किया और पूरा देश एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के सूत्र के हिसाब से कोरोना के खिलाफ लड़ा है. सभी राज्य सरकार इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है. और इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम ये निकला है कि तुलनात्मक दृष्टि से विश्व के आंकड़ों को हम देखें तो हम काफी अच्छी स्थिति में हैं. क्या आपको लगता है कि सरकार ने जब ये लॉकडाउन अनाउंस किया था तो कुछ जल्दीबाजी कर दी? कुछ दिन अगर रुक जाते, थोड़ा माइग्रेंट लेबर की भी बात सोचते, उनको पहले गांव भेज देते और उसके बाद लॉकडाउन लगाते, तो क्या वो ज्यादा ठीक रहता? देखिए, ऐसा कहना उचित नहीं है. अगर पहले इनको भेजने की व्यवस्था करते तो स्टैम्पेड होने की पूरी संभावनाएं थी. गांवों में अभी स्वास्थ्य सेवाएं तैयार भी नहीं हुई थी, राज्य भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं हुए थे. उस वक्त हमारी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी और टेस्टिंग व्यवस्था भी अभी बन रही थी हमारे देश की. और ये सारा 2 महीने के अंदर हमने तैयार किया. और मैं जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से लॉकडाउन आया राज्य सरकारों ने कैंप लगाए हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करी है और केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया एसडीआरएफ फंड के तहत, एनडीआरएफ फंड के तहत राज्यों को दिया है, जिसके माध्यम से कलेक्टर एक कैंप लगाकर सभी प्रवासी मजदूरों को भोजन करा सकें. इस महामारी के कारण मैं जरा प्रवासी मजदूर से आगे बढ़ता हूं. इसके कारण जो अर्थव्यवस्था में जो एक झटका लगा है, जो एक सेटबैक आया है, उससे लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की सैलरी कट हुए हैं. तो ये अगर आप लोग जब सरकार में आए थे 6 साल पहले, तो हम लोग का जीडीपी 8% से ग्रो कर रहा था. आज जो है आप किसी का भी आंकड़े ले लें, नोम्यूरा के ले लीजिए, गोल्डमैन सैक्स के ले लीजिए, अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ले लें, तो सब कह रहे हैं कि -5% जीडीपी जो है साल भर में देखने को मिलेगा. तो ये इसको हम कैसे संभालेंगे? जो महामारी का जो इकोनॉमी पर इतना बड़ा झटका है, इसको हम कैसे संभालेंगे? देखिए राहुल जी, मैं आपको एक अलग दृष्टि से एक सवाल पूछना चाहता हूं. दुनिया में आप ऐसा कोई देश निकाल सकते हैं जिसके अर्थतंत्र पर असर नहीं पड़ेगी? ये वैश्विक महामारी है, दुनिया भर के अर्थतंत्र पर असर पड़ने वाली है, भारत के अर्थतंत्र पर भी असर पड़ेगी. तो क्या करें हम? रोना रोए इसका या इसके खिलाफ लड़े? मोदी जी ने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और हिम्मत के साथ देश की जनता का आह्वान किया है कि अर्थतंत्र को भी हम गति देंगे. ढेर सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और मुझे भरोसा है देश की युवा शक्ति, श्रम शक्ति, संकल्प शक्ति और मोदी जी के नेतृत्व की ताकत पर कि ये देश आत्मविश्वास से भरपूर जगमग होकर आत्मनिर्भर बनकर एक चतुसूत्री आत्मनिर्भरता को हम वास्तविकता में बदल कर रहेंगे.